गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के पार्ट 2 में राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ल्हासा की ओर नामक पाठ पर आधारित इसके 3 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने ल्हासा की ओर नामक पाठ की कहानी का अध्ययन किया था, पाठ को पढ़ा था। तो इस पार्ट 2 में आइए हम देखते हैं इस पाठ पर आधारित पहले प्रश्न को। इससे पहले कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और अपने पढ़ाई को तीव्रता दे सकें, गति प्रदान कर सकें, ताकि उन्हें भी परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। देखिए, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा में भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए, कहानी आपने पढ़ी है, पाठ को आपने पढ़ा अच्छे से। उसमें लेखक जिस समय नेपाल की यात्रा कर रहा है उस समय भारतीयों के लिए नेपाल की यात्रा करना प्रतिबंधित था। भारतीय नेपाल की यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी लेखक जो है वह नेपाल की यात्रा एक भिखमंगे का वेश धारण करके करता है। और आपने देखा होगा कि मुख्य मार्ग को छोड़ करके वह पुराने मार्ग से नेपाल में जाता है। और वहाँ भिखमंगों की 2 कोटियाँ भी बनाई गई थीं। लोग 2 कोटि के भिखमंगे मानते थे, एक तो निम्न कोटि के और दूसरे कुछ उच्च कोटि के। तो जो उच्च कोटि के भिखमंगे होते थे, लोग उन्हें अपने घर के अंदर जाने देते थे। जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा है कि यदि आपको किसी से चाय बनवानी है तो आप उस घर की महिला से चाय भी बनवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि शायद वो मक्खन वगैरह हमारी चाय में पूरा नहीं डालेगी, तो आप स्वयं जा कर के उसके घर में चाय बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन निम्न कोटि के भिखमंगों को लोग अपने घर में घुसने नहीं देते थे। तो यह एक उनकी मनोवृत्ति थी, मानसिकता थी ऐसी। इसीलिए लेखक जब है वह पहली यात्रा में भिखमंगे के वेश में था, तब भी उसे रुकने के लिए अच्छे स्थान मिल जाते थे, अच्छे घर और परिवार के लोग उसे अपने यहाँ रोक लेते थे। लेकिन जब वो अच्छे वेश में, भद्र वेश में, सभ्य वेश में दूसरी बार यात्रा करता है तो उसको रुकने का उचित स्थान नहीं मिलता है। ये कहानी आपने देखी है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, लेखक का यह मानना है कि यह बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, क्योंकि शाम के समय लोग जब छंग पिए होते हैं तो बहुत कम लोगों के होश हवास ठिकाने होते हैं, ठीक ना। क्योंकि वहाँ लेखक कहानी में बताया है कि वहाँ के लोग शाम को छंग पी लिया करते थे, जो एक शराब की तरह होती है, उसको पी लेते थे तो उनके होश ठिकाने नहीं रहते थे। इसलिए शायद उनकी मनोवृत्ति बदल जाया करती थी। इसीलिए भद्र वेश धारण करने पर शायद लेखक को लोगों ने रुकने का उचित स्थान नहीं दिया था, ठीक है ना। ये था पहला प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। देखिए, कहानी में आपने पढ़ा है कि वहाँ उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, जिसके कारण डांडा एक स्थान था, पाठ में आपने पढ़ा है। डांडे पर लोग जब पहुँचते थे तो वो डाकुओं का सामना उन्हें अक्सर करना पड़ता था, और डाकू पहले उन्हें मार देते थे फिर लूटते थे। और हथियार का कानून ना होने के कारण लोग आसानी से उसी तरह से बंदूक या पिस्तौल लेकर के घूमते थे जैसे हम लोग लाठी डंडा लेकर के
घूमते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रश्न कह रहा है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। बहुत सरल उत्तर है कि हथियार का कानून न रहने से किसी के भी पास बंदूक या पिस्तौल होती थी और एकांत शून्य स्थानों से गुजरते हुए उन्हें अपनी हत्या का भय भी बना रहता था। ये होगा उत्तर, क्योंकि कहानी में आपने पढ़ा है कि डांडा पर जब लोग डाकू उनसे मिलते थे लोगों से, तो पहले लोगों को जान से मार देते थे, उसके बाद लूटते थे। भले ही आपके पास एक भी पैसा ना हो, एक भी रुपया आपके पास ना हो, लेकिन अगर वहाँ डाकुओं से आपका सामना हुआ तो सर्वप्रथम आपको अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी। जबकि सामान्य रूप से आप देखते हैं कि अन्य जगह पर लुटेरे पहले लूटते हैं, उसके बाद संभवतः वो मारते हैं, अन्यथा ज़रूरी नहीं कि वो आपको जान से मार ही दे, लेकिन यहाँ पहले मार देते हैं और उसके बाद लूटते हैं। तो यहाँ जान जाने का भय बना रहता था। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ का तीसरा प्रश्न देखते हैं और इस पाठ का भी। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया। देखिए वहाँ लेखक के पिछड़ने के दो कारण हैं, आपने कहानी में पढ़ा है। लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा था और जब लेखक अपने घोड़े को तेज चलने के लिए प्रेरित करता था तो वह और धीमे चलने लगता था, इसलिए वह धीरे धीरे अपने साथियों से पिछड़ गया। और एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण था कि एक जगह जहाँ दो रास्ते फूट रहे थे, लेखक ने वहाँ पर गलत रास्ते का चुनाव कर लिया और वो 2-3 किलोमीटर तक उसी रास्ते पर चला गया। जब वहाँ रास्ते में एक मकान मिलता है और वहाँ उस मकान के लोगों से पूछता है कि जी मुझे लंकोर जाना है, तो वहाँ लोग बताते हैं कि आपने ये गलत रास्ता पकड़ लिया है, आपको वहाँ से दूसरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए था। तो फिर वहाँ से लौटकर लेखक आता है और फिर सही रास्ते को पकड़कर वो लंकोर वाले रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसी कारण लेखक जो है वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस पार्ट में इतना ही। मैं फिर आपसे कहता हूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।